नमस्ते। 2026 की शुरुआत की बात करें तो राजस्थान में सचमुच बहुत कुछ हो रहा था। मतलब एक तरफ सैन्य शक्ति का जोरदार प्रदर्शन तो दूसरी तरफ संस्कृति के रंग और साथ ही भविष्य के लिए नई नई नीतियां भी बन रही थीं। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि उस वक्त चल क्या रहा था। तो सवाल ये उठता है कि 2026 में राजस्थान को आगे क्या बढ़ा रहा था। देखिए, ये कहानी सिर्फ फौज या संस्कृति की नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि कैसे डिफेंस, कल्चर, कानून और टेक्नोलॉजी ये सब मिलकर राज्य को एक नई दिशा दे रहे थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की। अब देखिए, पश्चिमी सीमा पर होने की वजह से राजस्थान भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी का हमेशा से एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है और 2026 की शुरुआत में तो ये भूमिका और भी ज्यादा साफ नजर आ रही थी। अच्छा, तो यहाँ एक साथ 3 बड़े मिलिट्री इवेंट्स हो रहे थे। जरा सोचिए, जयपुर में जल महल के ऊपर आसमान में एयरफोर्स की सारंग और सूर्य किरण टीमें अपना करतब दिखा रही थीं, जाहिर है युवाओं को प्रेरित करने के लिए। फिर पोखरण के रेगिस्तान में वायुशक्ति 26 एक्सरसाइज चल रही थी, जहां एयरफोर्स अपनी ताकत दिखा रही थी, और बीकानेर में इंडियन आर्मी खड्ग शक्ति अभ्यास के साथ अपनी तैयारियों को जांच रही थी। और हाँ, ये जो वायुशक्ति 26 था ना, ये कोई मामूली अभ्यास नहीं था। इसमें राफेल, तेजस, सुखोई 30 मतलब दुनिया के टॉप फाइटर जेट्स शामिल थे। और इतना ही नहीं, हमारे अपने देश में बने प्रचंड हेलीकॉप्टर्स ने भी अपना दम दिखाया। ये तो सीधे सीधे आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता सबूत था। तो कह सकते हैं कि राजस्थान सिर्फ एक डिफेंस फ्रंट ही नहीं, बल्कि नेशनल प्राइड का एक स्टेज भी बन गया था। ठीक है, तो मिलिट्री की बात हो गई। अब जरा फोकस बदलते हैं और चलते हैं राजस्थान की रंग बिरंगी और जिंदा दिल संस्कृति की दुनिया में। और कमाल की बात यह है कि यहाँ भी हमें ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक बहुत ही दिलचस्प मेल देखने को मिला। तो यहाँ कल्चर को 2 अलग अलग लेवल पर सेलिब्रेट किया जा रहा था। एक तरफ था कोटा महोत्सव, जो एकदम लोकल था, मतलब हाड़ौती इलाके का खाना, वहाँ की कला, वहाँ की परंपराएं, सब कुछ। और फिर दूसरी तरफ थी जयपुर में भारत भाग्य विधाता प्रदर्शनी, जिसका स्केल एकदम नेशनल था। इसमें पूरे राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर को एक ही जगह पर दिखाया गया। और ये प्रदर्शनी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, इन सब बड़े बड़े किलों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स रखे गए थे। मतलब ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं थी, ये तो एक तरह से टाइम में पीछे जाकर राजस्थान की शानदार हिस्ट्री को दोबारा जीने जैसा था। तो हमने डिफेंस और कल्चर की बात कर ली। अब आते हैं गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर पर। ये वो चीज़ें हैं जिनका असर सीधे सीधे आम लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। उस समय का एक बहुत बड़ा कानूनी कदम था अशांत क्षेत्र विधेयक या डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल। इसका मकसद बिल्कुल साफ था। जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, जहां कम्युनल टेंशन का खतरा रहता है, वहां जबरदस्ती या बहुत कम दाम में प्रॉपर्टी बेचने पर रोक लगाना, ताकि समाज में शांति और सद्भाव बना रहे। तो सवाल यह है कि यह कानून काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, परमिशन। अगर कोई इलाका डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित है तो वहां कोई भी प्रॉपर्टी बेचने से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम से परमिशन लेनी ही होगी। स्टेप 2, अगर ये परमिशन नहीं ली गई तो वो सेल या ट्रांसफर कानूनी तौर पर 0 यानी अमान्य माना जाएगा। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, सजा। इस कानून को तोड़ने पर 3 से 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा, तो सिर्फ नए कानून ही नहीं बन रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए पुलिस फोर्स को भी जमीनी लेवल पर और ताकतवर बनाने पर पूरा जोर था। और इसके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान हुआ। राजस्थान पुलिस में पूरे 8,000, जी हां 8,000 नए कांस्टेबल भर्ती किए जाने थे। ये पुलिस फोर्स के साइज और कैपेसिटी में एक बहुत बड़ा इजाफा था। और बात सिर्फ गिनती बढ़ाने की नहीं थी, बात इंक्लूजन की भी थी। इन 8,000 में से 2,500 यानी 2,500 पद खास तौर पर महिलाओं के लिए रिजर्व थे। अब ये पुलिस फोर्स में जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत प्रोग्रेसिव कदम था। इसके साथ ही पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को और मॉडर्न बनाने के लिए जयपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का भी ऐलान हुआ। इसका नाम है R4C यानी राजस्थान सेंटर फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कोऑर्डिनेशन। ये सेंटर क्राइम रिसर्च, फोरेंसिक साइंस और पुलिस की स्किल डेवलपमेंट के लिए एक टॉप क्लास हब बनने वाला था। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे राजस्थान टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाकर अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहा था। तो अब बात करते हैं कृषि की, जो कि राजस्थान की इकोनॉमी की बैकबोन है।
यहां भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल पहल की घोषणा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भारत विस्तार नाम के एक बड़े नेशनल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तो ये भारत विस्तार है क्या चीज? इसे आप कृषि के लिए एक डिजिटल एनसाइक्लोपीडिया समझ सकते हैं। ये एक एआई पर चलने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे खास तौर पर एग्रीकल्चरल रिसर्च और जानकारी शेयर करने के लिए बनाया गया है। ये किसानों को 11 अलग-अलग भारतीय भाषाओं में जरूरी जानकारी देगा, और सबसे बड़ी बात, इसे सीधे पीएम किसान स्कीम से भी जोड़ा जाएगा, ताकि इसका फायदा हर किसान तक पहुंचे। लेकिन देखिए, जब हम इतनी टेक्नोलॉजी अपनाते हैं तो डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी का चैलेंज भी उतना ही बड़ा हो जाता है, और राजस्थान इस मोर्चे पर भी पीछे नहीं था। इसी को लेकर जयपुर में एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेमिनार हुआ, और ये सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं रहा। इसके 3 बड़े आउटकम्स निकले। एक तो सिक्योरिटी और अवेयरनेस पर चर्चा हुई, दूसरा ई-सम्मान पोर्टल लॉन्च किया गया, और तीसरा महिला पंचायत पैन राजस्थान नाम का एक नया इनिशिएटिव भी शुरू हुआ। तो कुल मिलाके हमने देखा कि 2026 की शुरुआत में राजस्थान हर फ्रंट पर एक साथ काम कर रहा था। अपनी सीमाओं को महफूज करना, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करना, गवर्नेंस को बेहतर बनाना और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को अपनाना, सब कुछ एक साथ चल रहा था। अब इन सबको देखने के बाद सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चीज़ों के बाद इस डायनामिक स्टेट का अगला बड़ा फोकस क्या होगा।